हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग क्लास 10th जियोग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है? मिनरल्स एंड रिसोर्सेस। ये जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस आपने इसका नाम तो क्लास हमारे जियोग्राफी चैप्टर 1 से ही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। यानी जो क्लास 10th का जियोग्राफी का हमारा चैप्टर 1 है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। यानी हमने पढ़ा था कि हम लोग किस तरह से अपने रिसोर्सेस का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वाटर एज ए रिसोर्स, यानी जो हमारा जल होता है वो भी एक संसाधन है। फिर हमने लैंड रिसोर्सेस के बारे में हमारे बुक में दिया गया है, और फिर हमें क्या पढ़ना है, आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। ये जो आपका लेक्चर है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है तो उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मिनरल्स के बारे में कुछ हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो देखिए, अब आपके एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करते हैं कि बुक में क्या बोला गया है, फिर हम लोग टॉपिक पे और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, आपके बुक में बोला गया है कि हब्बन कम्स टू गुवाहाटी विथ हिज फादर फ्रॉम ए रिमोट विलेज। यानी एक हब्बन नाम का लड़का है और वो अपने फादर के साथ में क्या करता है, एक रिमोट विलेज का मतलब क्या होता है? छोटे से गांव से कहाँ आता है? गुवाहाटी में आता है, ठीक है। और वो वहां पर देखता क्या है? वहां पर हब्बन देखता है, देखिए हबन, he sees people getting into strange house like objects which move along the road. He also sees a kitchen dragging a number of house along with it. He is amazed and asked his father, यानी वो क्या हब्बन है, वो क्या करता है, सड़कों पे क्या देखता है? बसेस वगैरह देखता है, ठीक है। यानी गुवाहाटी में वो बसेस वगैरह देखता है और अपने पिता से यानी फादर से क्या पूछता है? वाई डिडंट our houses move like the one we saw in Guwahati बा। यानी वो पूछते हैं कि पापा, हमारे घरों में तो जो कि हमारे यहाँ पे जो घरें होती है वो तो क्या करती है? मूव नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे जो घर है, यानी वो बस जो चल रही है, बस उनको लग रहा है कि वो क्या है? घर है। तो वही पूछ रहे हैं कि जो यहाँ की घरें हैं वो रोडों पर मूव क्यों कर रही है? तो उनके बा बोलते हैं, बा रिप्लाइज, दीज आर नॉट हाउसेस। यानी वो जो बसों को देखकर समझ रहे हैं कि ये घर है जो कि मूव कर रहा है, तो उनके बा बोलते हैं कि दीज आर नॉट हाउसेस, यानी ये घर नहीं है। दे आर बसेस एंड ट्रेन्स, यानी वो बोलते हैं कि ये बस और ट्रेन है। क्योंकि जो हमारे हब्बन, क्या नाम है इनका? हब्बन है, वो छोटे से गांव से आए हैं, तो वहां पे वो बसेस और ट्रेन को उन्होंने नहीं देखा था। इसलिए जब वो शहर में आते हैं, शहर में कहाँ आते हैं? गुवाहाटी में आते हैं, तो उनको जब सड़कों पे बस ट्रेन दिखता है तो उनको लगता है कि ये घर है और ये मूव कर रहे हैं। फिर उनके बाप बताते हैं कि ये जो है आपका हाउस नहीं है, दे आर बसेस एंड ट्रेन्स, ठीक है, बसेस एंड ट्रेन्स। अनलाइक आवर हाउसेस, दिस आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ये हमारे घरों की तरह, यानी जो हमारा हाउस होता है वो ब्रिक्स एंड स्टोन से बना होता है। लेकिन ये बता रहे कि जो हमारी ये बसें और ट्रेनें होती है वो आपके ब्रिक्स और स्टोन से नहीं बनी होती है। तो किन से बनी होती है? लाइक आपके मेटल, लाइक आयरन and aluminum are used in making this. They do not move on their own, ठीक है। यानी ये खुद से मूव नहीं करते हैं। They are driven by an engine which needs energy to work। यानी इन्होंने बताया कि देखिए, ये जो बसेस एंड ट्रेन है ये हमारे घरों की तरह ब्रिक्स और स्टोन से नहीं बना है। सबसे पहले तो ये बात समझना है। और फिर इन्होंने बताया कि जो ये हमारी बसेस और ट्रेन है ये कुछ मेटालिक मिनरल्स से बने हैं। मेटालिक मिनरल्स में जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और ये खुद से मूव नहीं कर रहा है, इसको ड्राइव किया जा रहा है किसके द्वारा? इंजन के द्वारा। और इस इंजन के लिए क्या जरूरी है? एनर्जी टू वर्क, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी में कुछ ऐसा एक कहानी टाइप पे दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो आपके और कुछ मिनरल्स के बारे में बताया गया है कि वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल। यानी जो हम लोग डेली लाइफ में जो भी चीजें यूज करते हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं किससे बनी होती है? तो मेटल से बनी होती है, ठीक है। Can you list a number of items used in your houses made of metals? Where do these metals comes from? यानी कि आपने कभी काउंट किया है कि हमारे घरों में जितने भी सामानें हैं
मतलब कितनी सामान्य मेटल से बनी है और वो कहाँ से आती है, ठीक है। फिर बता रहे कि यू हैव स्टडीड दैट द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप टू डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक्स। यानी जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है उसमें ना क्या करा है भगवान ने, मिनरल्स को डिपॉजिट्स करके क्या रखा है, भेजा है, ठीक है। यानी ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे ह्यूमन द्वारा नहीं बनाया जाता है, नेचर ने खुद करा, क्या करा है, तो रॉक्स में उसे डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है कि वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट, ठीक है। यानी बहुत से मिनरल्स को हम लोग रॉक से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनका फिर रिफाइनमेंट होता है, फिर वो इंडस्ट्रीज में जाते हैं, ठीक है। फिर मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है क्या, तो मिनरल्स, ठीक है। फिर बता रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम ए टिनी पिन टू ए टावरिंग बिल्डिंग और ए बिग शिप ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। यानी जो हम छोटे से पिन से लेके बड़े से शिप्स, बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर्स जो बनती है उन सभी में किसका यूज होता है, आपके मिनरल्स का यूज होता है। द रेलवे लाइंस एंड द tarmac of the roads or implements एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स से सभी चीजें बनी होती है, जो हमारे रेलवे के ट्रैक होते हैं, ठीक है। और फिर आपका जो टारमैक होता है और फिर इम्प्लीमेंट्स और मशीनरी होती है, वो सभी किन से बनी होती है, मिनरल्स से बनी होती है। जैसे कार्स हो गया, बसेस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन्स हो गया, आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रन ऑन पावर रिसोर्सेज ड्राइव फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। इवन अब आगे यहाँ पे देखना है, इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन्स मिनरल्स, यानी जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें भी क्या होता है, आपका मिनरल्स, मिनरल्स क्या होता है, उसमें भी होता है, ठीक है। यानी जो फूड को हम लोग खाते हैं उसमें भी आपका मिनरल्स होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या बोला गया है, एक मिनट। अब ये तो आपने इमेज देखा ही होगा कि आपसे टीवी पर चारों में पूछा जाता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, यानी ये जो पूछ रही हैं इनसे कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो अब हमें देखना है वही कि जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, यानी जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो भी क्या होता है, एक हमारे मिनरल्स से ही क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर ही क्या होता है, बना होता है, ठीक है। तो देखिए बोला गया है कि ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है कि जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं जो घरों में हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए बोला गया है कि टूथपेस्ट क्लींस योर टीथ, यानी दांतों को क्या करता है, ये साफ करने का काम करता है। और फिर एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, आपके टूथपेस्ट में सिलिका होता है, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, आपका सिलिका होता है, लाइम स्टोन होता है, एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग, ठीक है। यानी कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, आपका सिलिका, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग। फ्लोराइड, यानी जो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड विच इज यूज टू रिड्यूस कैविटीज, यानी जो दांतों में दर्द होता है कैविटीज के कारण उसको रिड्यूस कौन करता है, तो हमारा फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या करता है, कैविटीज को रिड्यूस करता है। कम्स फ्रॉम ए मिनरल्स फ्लोराइड, और ये कहाँ से आता है, तो हमने मिनरल्स फ्लोराइड से इसे लाया जाता है, ठीक है। मोस्ट टूथपेस्ट मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड वाइट विथ टिटेनियम ऑक्साइड, यानी जो हमारा टूथपेस्ट का कलर व्हाइट होता है वो किस कारण होता है, तो आपके टिटेनियम ऑक्साइड से होता है, ठीक है। विच कम्स फ्रॉम मिनरल्स कॉल्ड रियूटाइल, इसको रियूटाइल बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोला गया, इल्मेनाइट एंड एनाटिस, ये क्या लिखा है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। देखो यहाँ से देखते, द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम माइका, यानी जो आपके टूथपेस्ट में जो हम लोग क्लोजअप यूज करते हैं तो उसमें कुछ छोटा छोटा स्पार्कल्स होता है, तो स्पार्कल्स किससे बना होता है, तो आपके माइका से बना होता है, ठीक है। जो कि माइका एक तरह का क्या है, मिनरल्स है। और द टूथ ब्रश एंड ट्यूब, यानी जो हमारे टूथ ब्रश का जो ये ट्यूब होता है वो किससे बना होता है, कंटेनिंग द
पेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम से क्या करा जाता है, उसे डिराइव करा जाता है। यानी ये हमारा मान लो टूथ ब्रश हो गया, तो उसका क्या हमने बताया, उसका जो ट्यूब होता है, यानी ये ट्यूब किससे बना होता है, पेट्रोलियम से डिराइव करा जाता है, जो कि पेट्रोलियम क्या है, एक तरह का मिनरल्स है। तो फाइंड आउट वेयर दिस मिनरल्स आर फाउंड। अब हमें देखना है कि इतने सारे मिनरल्स का यूज हमारे डेली लाइफ में हो रहा है, ठीक है। अब जब डेली लाइफ में मिनरल्स का इतना बड़ा क्या है, डिस्पेंसिबल है, यानी अहम क्या है, अहम इस हिस्सा है हमारे जिंदगी का, तो अब इसके बारे में हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा अच्छे से क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि मिनरल्स होते क्या है, ठीक है। यानी व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए मिनरल्स इज डिफाइंड एज होमोजेनस naturally occurring substance with a definable internal structure। यानी इसके बारे में क्या बोला गया है कि जो हमारा मिनरल्स होता है, एक तो उसका होमोजेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी सभी मिनरल्स क्या होते हैं, एक तरह होते हैं, और उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या होता है, सेम होता है। और ये क्या होते हैं, नेचुरली क्या होते हैं, अकरिंग होते हैं, यानी नेचर ने क्या करा है, खुद रॉक्स के अंदर क्या कर रखा है, मिनरल्स को डिपॉजिट कर रखा है, हम मानव ने नहीं करा है, ठीक है। और फिर क्या होता है, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है, डिफाइनेबल होता है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो इनका होमोजेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी सभी मिनरल्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो एक जैसे होते हैं। और ये क्या होता है, आपका नेचुरली अकरिंग होता है, यानी रॉक्स के अंदर, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, कोई एक रॉक हो गया, ठीक है। और इस रॉक्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारा मिनरल्स है वो किसी भी फॉर्म्स में क्या हो सकता है, मान लो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और मान लीजिए क्या हो सकता है, पूरा एक लेयर भी बन सकता है। तो जो पूरा रॉक्स होता है उस वो पूरा मिनरल से नहीं बना बना होता है। इस रॉक्स में क्या होता है, कहीं कहीं पर मिनरल्स को क्या किया, मतलब क्या हुआ रहता है, डिपॉजिट हुआ रहता है। तो ये क्या होता है, नेचुरली अकरिंग होता है, ठीक है। यानी हमने नहीं जाके रॉक्स में मिनरल्स को भरा है, ठीक है, नेचर ने क्या करा है, खुद इसमें भरा है, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका मिनरल्स होता है, मिनरल्स इज डिफाइंड एज ए होमोजेनस स्ट्रक्चर, यानी एक तो इसको के बारे में याद रखना है कि इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं सेम होता है, और फिर ये नेचुरली अकरिंग होता है, यानी नेचर ने खुद रॉक्स के अंदर क्या कर रखा है, इनको डिपॉजिट कर रखा है। और फिर क्या होता है, ये सबस्टेंस यानी विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफाइनेबल होता है, ठीक है। तो ये तो हमने जान लिया कि आपके मिनरल्स होते क्या है। अब हमें कहाँ आना है, मोड ऑफ अक्रेंसेस। मोड ऑफ अक्रेंसेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो किन किन रूपों में मिलते हैं। देखिए अब आपके थोड़ा सा चट्टानों के बारे में पढ़ना होगा, यानी रॉक्स के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि रॉक्स के अंदर ही क्या होते हैं, जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। तो जो आपके रॉक्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक आपका इग्नियस रॉक होता है, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक होता है, और तीसरा आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो जो आपका इग्नियस रॉक होता है वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से जो मैग्मा आता है सरफेस के ऊपर, उस मैग्मा का जब सॉलिडिफिकेशन होता है हमारे अर्थ के ऊपर, तो लेयर बाय लेयर बनता है, उससे हमारा इग्नियस रॉक बनता है। और जब उसी इग्नियस रॉक का क्या होता है, वेदरिंग होता है। वेदरिंग का मतलब कटना फटना, वो हवा से भी हो सकता है, वर्षा से भी हो सकता है, ठीक है, ग्लेशियर से भी हो सकता है। तो जब इग्नियस रॉक का क्या होता है, वेदरिंग होता है, तो उससे बनता है सेडिमेंट्री रॉक। और जब हम लोग इग्नियस और सेडिमेंट्री में क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर या टेम्परेचर देके क्या करते हैं, उसमें कुछ चेंज ला देते हैं, तो उससे बनता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपके पृथ्वी पर यानी अर्थ पर ओनली तीन तरह के क्या होते हैं, रॉक्स पाए जाते हैं, और उसी रॉक्स के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इग्नियस रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक में जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, और फिर आपके सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल्स किस रूप में पाए जाते हैं, और फिर इनके अलावा भी हमारे मिनरल्स का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है या पाए जाते हैं, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए वेन्स एंड लोड्स, वेन्स एंड लोड्स का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे वेन्स एंड लोड्स होते हैं वो मतलब एक रूप हो गया चट्टानों मिनरल्स के पाए जाने का चट्टानों में। तो इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में ऑकर इन द क्रैक्स फॉल्ट्स और ज्वाइंट्स बाय गेटिंग सॉलिडिफाइड इन देम। यानी क्या बोल दिया, ठीक, एक मिनट, ठीक,
देखिए हमने आपसे बोला क्या कि आपके इग्नियस रॉक में या मेटामॉर्फिक रॉक में जो आपके मिनरल्स होते हैं वो किस रूप में डिपॉजिट्स होते हैं, या तो क्रैक्स के रूप में होगा या फॉल्ट के, या फॉल्ट या क्रैक एक ही होगा, वेन्स या लोड के फॉर्म में क्या होता है, ये मिनरल्स हमारे ऑकर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक क्या हो गया, रॉक हो गया, ये क्या हो गया आपका चट्टान हो गया। तो या तो हमने क्या बोला कि जो हमारा मिनरल्स होगा या तो आपके क्रैक के रूप में क्या होगा, ये हमारा क्रैक हो गया। ठीक है, यानी इसको क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे। और फिर आपका एक फॉल्ट भी हो सकता है, फॉल्ट भी हो सकता है, इसमें क्या होगा, जो हमारे मिनरल्स होंगे वो डिपॉजिट होंगे। या फिर क्या हो सकता है कि एक बड़ा सा क्या हो सकता है, कुछ ऐसा लेयर बन सकता है, और इस बड़े से लेयर में हमारा क्या हो सकता है कि जो मिनरल्स है वो डिपॉजिट हो सकता है, यानी इसमें मिल सकता है। तो हमने क्या कहा कि आपके जो पत्थर होते हैं यानी जो रॉक होता है, उस पूरे रॉक में क्या होता है, मिनरल नहीं मिलता है, कहीं कहीं पर क्या होते हैं, मिनरल्स डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये जो लार्ज ऑकरेंस आपको दिख रहा है, यानी ये जो आपको लार्ज ऑकरेंस दिख रहा है, इसको बोला जाता है लोड्स। लोड्स, ठीक है, यानी लार्ज ऑकरेंस को हम लोग लोड्स बोलते हैं, और जो हमारे स्मॉल ऑकरेंस होते हैं उसको वेन्स बोला जाता है। ठीक है, स्मॉल ऑकरेंस, ऑकरेंस आर कल्ड वेन्स। ठीक है, इनको वेन्स बोला जाता है। तो जो हमारे इग्नियस रॉक होते हैं और जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, उसमें जो आपके मिनरल्स होते हैं वो दो रूप में पाए जाते हैं, एक तो आपके लोड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और दूसरा आपका वेन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। लोड्स क्या होता है, लार्ज ऑकरेंस को हम लोग लोड्स बोलते हैं, आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, और स्मॉल ऑकरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें लिखी गई है, यहाँ पे वही बातें लिखी गई है कि इन igneous and metamorphic rock minerals may occur in the cracks, fault or joint by getting solidified in them। फिर यहाँ पे लिखा गया है the smaller occurrences are called veins। जो हमारे यहाँ पे मैंने आपको इमेज में बताया कि जो आपके स्मॉलर ऑकरेंसेस है उनको वेन्स बोला जाता है, और जो आपके लार्जर ऑकरेंसेस है उसको लोड्स बोला जाता है। ठीक है, तो वही बात आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, the smaller occurrences are called veins and the larger आर लोड्स, यानी जो लार्जर है उसको लोड्स बोला। एग्जाम्पल, मेटालिक मिनरल्स आर लाइक टीन, कॉपर, जिंक एंड लेड्स इटीसी आर फाउंड इन लोड्स एंड वेंट्स। वेन्स, ठीक है, यानी जो हमारे आपके टीन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड्स हो गया, वो सभी कैसे पाए जाते हैं, तो आपके लोड्स एंड वेन्स के रूप में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमने तो देख लिया कि मैम हमारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जो मिनरल्स होते हैं वो लोड्स और वेन्स के रूप में पाए जाते हैं। लोड्स क्या होते हैं, लार्ज अक्रेंसेस को हम लोग लोड्स बोलते हैं, और स्मॉलर अक्रेंसेस को हम लोग वेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा बच्चा मैम सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, जब इग्नियस रॉक का वेदरिंग होता है, कैसे, हवा द्वारा यानी विंड के द्वारा, रेनफॉल के द्वारा, तब आपका जब उसका टूट फूट के बनता जाता है लेयर बाय लेयर, उसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इन सेडिमेंट्री रॉक मिनरल्स ऑकर इन बेड्स और लेयर्स, यानी आपके सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल्स कैसे ऑकर करते हैं मैम, तो ये हमारे बेड्स और लेयर के रूप में ऑकर करते हैं। जैसे 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 देखिए, अब ये जो बेड्स और लेयर है इसी को क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल्स डिपॉजिट है। किस रूप में मैम, तो बेड्स और लेयर के बीच में। देखो आगे और पढ़ते हैं, आगे और समझ में आएगा। देखिए बोला गया कि इन सेडिमेंट्री रॉक मिनरल्स ऑकर इन बेड्स और लेयर्स, और they are formed as result of decomposition है। ठीक है, डिपोजिशन, accumulation और concentration in horizontal strata। यानी बोला गया है, क्या बोला गया है, एक्यूमुलेशन, डिपोजिशन और कॉन्सेंट्रेशन। यानी बोला गया है कि आपकी सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं, एक तो बेड्स और लेयर्स के रूप में। बेड्स और लेयर के रूप में कैसे, तो इनका एक्यूमुलेशन हो गया यानी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, और इनका कॉन्सेंट्रेशन हो गया यानी एक जगह क्या है, सीमित है। तो एक्यूमुलेशन, डिपोजिशन और कॉन्सेंट्रेशन से क्या बना है, आपका ये मिनरल्स बना है।
अब इस मिनरल को एक्सट्रैक्ट कैसे करा जाएगा, तो इस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टनल्स बनाते हैं, और टनल बना के हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से हमारे जो टनल से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने वाले लोग हैं इस टनल्स में एंटर करेंगे, और फिर मिनरल्स को क्या करा जाएगा, एक्सट्रैक्ट करा जाएगा। तो मैम हमने क्या देखा कि आपके सेडिमेंट्री रॉक में जो मिनरल्स होते हैं वो कैसे ऑकर करते हैं, तो आपके लेयर लेयर एंड बेड्स के रूप में क्या करते हैं, ये ऑकर करते हैं। ये जो दिख रहा है ये बेड की तरह तो है, बेड हो गया, एक लेयर हो गया, जब इनका एक्युमुलेशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक में बेड्स और लेयर्स के रूप में, और इग्नियस और मेटामॉर्फिक में लोड्स और वेन्स के रूप में, ठीक है। तो आगे इसी में बढ़ते हैं, और इसमें क्या बताया गया है, हॉरिजेंटल स्ट्रेटा का मतलब क्या हो गया, ये जो ऐसे दिख रहा था। फिर बताया गया है कि सम सेडिमेंट्री मिनरल्स आर formed as a result of evaporation like especially in arid region, example gypsum, potash, salt। यानी क्या बताया गया है कि कुछ हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स को आपके इवेपोरेशन से भी क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। किस रीजन में, तो एरिड रीजन में। जैसे आपका कॉमन सॉल्ट हो गया, तो कॉमन सॉल्ट जैसे पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आपका कॉमन सॉल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, पोटास हो गया, ये सभी ऐसे मिनरल्स जो कि आपके इवेपोरेशन से क्या होते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि आपके वेन्स और लोड्स के फॉर्म में आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं, ऑकर करते हैं। और आपके सेडिमेंट्री रॉक में जो मिनरल्स होते हैं वो आपके बेड्स और लेयर के रूप में क्या करते हैं, ऑकर करते हैं। और फिर हमने आपको बताया कि कुछ सेडिमेंट्री रॉक में हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेशन से भी क्या करते हैं, मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं, जैसे जिप्सम हो गया, पोटास हो गया, और कॉमन साल्ट हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं, आगे क्या दिखना है हमें, देखिए और भी कुछ आपके और अलग तरीका है जैसे मिनरल्स हमें मिलता है। तो एक है हमारा डीकॉम्पोजिशन, ठीक है, decomposition of surface rocks leaving a residual mass। एक मिनट, देखो decomposition of surface rocks leaving a residual mass of a weathered material containing ores bauxite is formed this way। यानी आपसे बोला क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे सरफेस के ऊपर क्या होता है, किसी किसी रॉक का क्या होता है, वेदरिंग होता है। और जब उसका वेदरिंग होता है, वेदरिंग का मतलब क्या होता है, बस किसी बड़े से चीज का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है। यानी देखिए, मान लीजिए ये क्या हमारा एक बड़ा सा क्या है, रॉक है, ये क्या है, बड़ा सा हमारा चट्टान है, और इस चट्टान का क्या हो गया, वेदरिंग होगा, मतलब ये जो चट्टान है अब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया है, टूट गया है। इसी को क्या बोलते हैं, वेदरिंग प्रोसेस। और ये प्रोसेस कैसे भी हो सकता है, जैसे इसके विंड भी क्या कर सकता है, इस चट्टानों को घिस सकता है, यानी तोड़ सकता है। जैसे वर्षा होगा तो वर्षा का जल भी इसको क्या करेगा, इसको वेदर करेगा, यानी वेदरिंग करने के लिए जिम्मेदार है। तो ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जब किसी रॉक्स का वेदरिंग होता है तो आपके सरफेस के ऊपर ही क्या हो जाता है, मिनरल्स का लेयर बन जाता है। और उस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करा जाता है, तो आपके जेसीबी द्वारा क्या करा जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ठीक है। तो आपके डीकॉम्पोजिशन से भी क्या होते हैं, मिनरल्स को ऑब्टेन करा जाता है। फिर आपका आता है ओशियन वाटर, यानी जो हमारे समुद्र होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स मिलते हैं। जैसे जैसे कौन कौन से मिनरल्स है, तो आपका कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एंड ब्रोमाइड हो गया, आर डिराइव्ड फ्रॉम द ओशियन वाटर। यानी कौन कौन से मिनरल्स हो गए, बस उनको याद रखना है। कॉमन सॉल्ट हो गया मैम, मैग्नीशियम हो गया, आपका ब्रोमाइड हो गया, आर डिराइव्ड फ्रॉम द ओशियन वाटर। द ओशियन बेड्स आर रिच मैग्नीज नोड्यूल्स। यानी ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे ओशियन बेड्स होते हैं, ये तो हमारा ओशियन का टॉप हो गया, और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ओशियन बेड्स। तो ये जो हमारा ओशियन बेड्स होता है ये किससे रिच होता है, तो आपके मैग्नीज नोड्यूल्स से क्या होता है, रिच होता है। ये ओशियन का टॉप पार्ट कहलाता है, ये बॉटम, बॉटम को ही क्या बोलते हैं, बेड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीज नोड्यूल्स से क्या होता है, रिच होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तो हमने देखा कि आपके आगे बढ़ना है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन को देखना होगा कि जो हमारे मिनरल्स का क्लासिफिकेशन है। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इसे देखिए, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा लेकिन कोशिश कीजिएगा इसे समझने के लिए। ये
आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमारे मिनरल्स कितने तरह के होते हैं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, खुद से देख लेते हैं यहाँ पे। मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, यहाँ पे लिख लीजिए टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जब हम लोग मिनरल्स के टाइप्स की बात करते हैं तो जो आपके मिनरल्स के टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। एक तो होता है आपका मेटालिक मिनरल्स, दूसरा होता है नॉन मेटालिक मिनरल्स और तीसरा होता है एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, ये क्या होता है मैम, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, एक मिनट। एक होता है आपका मेटालिक मिनरल्स, नाम सुना सुना लग रहा है ना। नॉन मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ओके, ये मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक के बाद हमारा एक आ जाता है एनर्जी, एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, तो मेटालिक मिनरल्स क्या होता है, नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होता है। देखिए मेटालिक मिनरल, मिनरल्स नाम से पता चल रहा है, जिसमें मेटल है उसे मेटालिक मिनरल्स बोला जाएगा, यानी जिसमें धातु है उसे धात्विक खनिज बोला जाएगा। नॉन मेटालिक जिसमें धातु नहीं है, यानी जिसमें मेटल नहीं है, उसे नॉन मेटालिक मिनरल्स बोला जाएगा। ठीक है, अब इस मेटालिक मिनरल्स को भी हम लोग क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका फेरस मिनरल्स, एक होता है आपका फेरस, फेरस मिनरल्स, और दूसरा होता है आपका नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, नॉन फेरस मिनरल्स। मैम ये क्या हो गया, फेरस मिनरल उससे बोलेंगे जिसमें आयरन पाया जाता है, नॉन फेरस उससे बोलेंगे जिसमें आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके फेरस मिनरल्स का आयरन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, आपका टंगस्टन हो जाएगा, टंगस्टन, टंगस्टन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मैम, निकेल, निकेल हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। और नॉन फेरस मिनरल्स का एग्जांपल कौन कौन सा हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका कॉपर, कॉपर, बॉक्साइट, बॉक्साइट, आपका लेड, लेड, जिंक। ठीक है, ईटीसी, तो ये सभी क्या हो जाते हैं आपके नॉन फेरस हो जाते हैं। जैसे गोल्ड भी आ जाएगा, गोल्ड भी आ जाएगा, आपका सिल्वर भी आ जाएगा, सिल्वर भी आ जाएगा। ठीक है, और इसमें मैग्नीज को भी आप ऐड कर सकते हो। और नॉन मेटालिक में क्या आता है मैम, जिसमें क्या होता है मेटल नहीं पाया जाता है, जैसे आपका लाइम हो गया, लाइम हो गया मैम, माइका हो गया, माइका हो गया, पोटास हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, और क्या हो गया मैम, सल्फर के बाद हम लोग सॉल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट। नॉन मेटालिक का मतलब क्या होता है, जिससे हीट और करंट क्या करता हो, नहीं फ्लो करता हो। तो आपके सॉल्ट से हीट थोड़े ना फ्लो करता है। आपके माइका और लाइम, माइका तो आपको एग्जाम्पल आपके घरों में ही देखने को मिल जाएगा, जिससे क्या करता है कि हीट फ्लो नहीं करता। जैसे जो हमारे आयरन्स होते हैं जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं, तो उस आयरन के नीचे हम लोग क्या लगा के रखते हैं, माइका का लेयर ही लगा के रखते हैं, ताकि वो जो माइका है वो हीट को क्या करने देगा, अपने इधर नहीं आने देगा। नहीं तो हम लोग आयरन करेंगे, लाइन मार देगा, चले जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइम, माइका, पोटास, सल्फर, सॉल्ट, ये सभी क्या होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं। ठीक है, फिर आगे आपके एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स में क्या आता है आपका, जैसे कोल आ जाएगा, कोल आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, पेट्रोलियम, और क्या आ जाएगा, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। नाम से ही पता चल रहा है एनर्जी मिनरल्स, जिससे हमें एनर्जी डिराइव करा जाता है। ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, आपके मिनरल्स का क्लासिफिकेशन कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग किस मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, आपके फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फेरस मिनरल्स, ओके, यहाँ पे आ गया हमारा फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स जब नाम ले रहे हैं पता चल रहा है कि मैम ये जो फेरस मिनरल्स है किसे बोलेंगे, विच कंटेन्स आयरन्स, यानी जिसके पास क्या होता है, आयरन्स होता है, उसे क्या बोलते हैं, फेरस मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, विच कंटेन्स आयरन, यानी जिसके पास आयरन है उसे क्या बोलेंगे, फेरस मिनरल्स। तो अब थोड़ा सा फेरस मिनरल्स के बारे में कुछ कुछ बातें थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी, देखिए
account for about 3/4 of total value of the production of metallic minerals। यानी बोला गया है कि जो हमारा फेरस मिनरल्स है वो क्या है, तो हमारे अर्थ पे जितने भी क्या है मिनरल्स है, मान लीजिए हमारे अर्थ पे जितने भी मिनरल्स है उसके 3/4 यानी 3/4 भाग में क्या पाया जाता है, तो हमारा फेरस मिनरल्स पाया जाता है। यानी इसमें तो हमारे अदर मिनरल्स पाए जाएंगे, लेकिन 3/4 पार्ट पर हमारा कौन से मिनरल्स पाया जाता है, आपका फेरस मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, यानी ज्यादा है। ठीक है, फिर बोला गया है जब फेरस मिनरल्स की बात करा जाता है तो उसमें हमारा सबसे पहले निकल के आता है आयरन। आयरन के बारे में हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आयरन ओर के बारे में पढ़ा जाता है। और क्या बोला जाता है, मान लीजिए कोई भी रॉक है और उसके अंदर अगर क्या है मिनरल्स है तो उस रॉक को बोला जाता है ओर। ठीक है, तो अब और आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। आयरन ओर यानी ओर वो पत्थर है जिसमें क्या है आयरन मौजूद है, इसीलिए हमने इसे आयरन ओर बोला। ठीक है, तो देखिए आयरन ओर बेसिक मिनरल्स एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी जो हमारा आयरन आयरन ओर होता है वो क्या होता है, आपका बेसिक मिनरल्स होता है और किसी भी हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, बैकबोन होता है। क्यों, क्योंकि आपके आयरन से ही क्या बनते हैं, स्टील बनते हैं, और अगर आयरन नहीं होगा तो स्टील नहीं बनेगा, और स्टील से भी क्या बनते हैं, बहुत सारे मशीन बनते हैं, इक्विपमेंट बनते हैं, और उन मशीनों का यूज हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में करते हैं। तो जो आपका आयरन होता है वो क्या होता है, बैकबोन माना जाता है किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। फिर बोला गया है कि अब जो आयरन होते हैं वो भी आपके दो तरह के मेनली होते हैं, एक आपका हेमेटाइट होता है, दूसरा आपका एक होता है मैग्नेटाइट और दूसरा होता है हेमेटाइट। ठीक है, इसका मैंने किस आधार पर विभाजन किया है, एक मैग्नेटाइट दूसरा हेमेटाइट, तो इसमें कितना आयरन ये कंटेन करते हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो अब मैग्नेटाइट को थोड़ा सा देखते हैं। मैग्नेटाइट इसका नाम क्यों पड़ा है मैग्नेटाइट, क्योंकि ये थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अपने पास रखता है। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटाइट को क्या बोला जाता है, ब्लैक और भी बोला जाता है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे मैम, जब भी क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं पे अगर लड़का लोग क्या होता है कि ब्लैक शर्ट पहन के जाता है, उस पर ब्लैक चश्मा लगा लिया, वो इतना लड़कियों को अट्रैक्ट करेगा, तो वो उसमें क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया। तो मैग्नेटाइट क्या होता है, इसे ब्लैक और बोला जाता है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। अब इसको याद रखना है, ब्लैक शर्ट पहना चश्मा लगा लिया पूरा अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नेटाइट होता है उसे ब्लैक और बोला जाता है। और इसे मैग्नेटाइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे अब देखते हैं। तो जो हमारा फाइनेस्ट आयरन और विथ आयरन कंटेन अप टू 70%, यानी इसमें जो आयरन होता है वो कितना परसेंट होता है, तो आपका 70% होता है। और एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक क्वालिटी क्या होती है, एक्सीलेंट होती है, यानी खींचने की क्षमता। ठीक है, और फिर वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, यानी ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। कौन सा, तो हिम मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट को क्या और नाम दिया, ब्लैक और, ब्लैक और। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हेमेटाइट पे, थोड़ा सा हेमेटाइट को देखते हैं। तो देखिए जो आपका हेमेटाइट होता है उसे रेड और बोला जाता है, एच से हीमोग्लोबिन और आर से रेड और बोला जाता है। ठीक है, एस फॉर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, तो हेमेटाइट कैसा होता है, इसे रेड और भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडस्ट्रियल आयरन और इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये आपका हेमेटाइट आयरन और ही ज्यादा मिलता है और इसी का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये आयरन कितना कंटेन मतलब कंटेन करता है, तो 50 to 60% इसमें क्या होता है, आयरन पाया जाता है। अब ये तो हमने देख लिया आपके आयरन ओर के बारे में कि आयरन क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, बैकबोन माना जाता है। और ये बेसिक मिनरल्स होता है क्योंकि इसी आयरन से हमारे और सारे इक्विपमेंट और मशीनें बनती है जो कि आपकी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है, फिर जो आपका आयरन ओर है दो तरह का होता है, एक मैग्नेटाइट जिसे ब्लैक ओर बोलते हैं, दूसरा हेमेटाइट जिसे रेड ओर बोला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आपके आयरन ओर का सबसे आगे प्रोडक्शन में कौन राज्य है। ठीक है, तो देखिए इन 2018 टू 19 ऑलमोस्ट इंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, यानी कितना, तो 97% ऑकर्ड फ्रॉम ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड। यानी एक तो उड़ीसा याद रखना है, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड,
ये हमारे ऐसे 1 2 3 4 ये 4 ऐसे स्टेट है जो कि क्या है आपके आयरन ओर में क्या है सबसे आगे हैं किसमें प्रोडक्शन में। और जो हमारा 3% प्रोडक्शन है वो क्या करा जाता है तो अदर स्टेट द्वारा क्या करा जाता है इसका प्रोडक्शन करा जाता है। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा क्या देखना है मेजर बेल्ट्स को देखना है, यानी कौन कौन से ऐसे मेजर बेल्ट्स हैं जहाँ पे आपके आयरन और क्या होते हैं मिलते हैं। ठीक है, तो मेजर आयरन बेल्ट्स इन इंडिया, अभी इन थोड़ा सा नामों के एक बार ना आप लोग देखते रहिएगा बुक में और याद ही हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछ देगा ये जो हमारा मान लीजिए बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकारू बेल्ट है ये किन स्टेट में स्थित है, तो ऐसे पूछता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग क्या देखते हैं आपके उड़ीसा झारखंड बेल्ट को देखते हैं। ठीक है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ठीक है मैम, तो इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बादाम बादाम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड केउंझर डिस्ट्रिक्ट, यानी उड़ीसा में एक हमारा कौन सा पहाड़ है भाई, तो कौन सा पहाड़ है बादाम पहाड़, बादाम पहाड़, जहां पे आपका जो हेमेटाइट है वो हाई ग्रेड का क्या होता है पाया जाता है किस डिस्ट्रिक्ट में, तो मयूरभंज और केउंझर डिस्ट्रिक्ट में इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, और इसके सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में भी क्या होता है हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गोवा एंड नो मंडी। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको सिंहभूम, यानी जो हमारा सिंहभूम है वो कहाँ पर है तो आपकी गोवा एंड नौमुंडी में है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ठीक है, तो लाइज इन छत्तीसगढ़, यानी आपसे क्या पूछेगा कि ये जो हमारा दुर्ग है बस्तर है चंद्रपुर है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ, एक तो हमारे छत्तीसगढ़ में ये दुर्ग और बस्तर, और जो चंद्रपुर है वो आपके महाराष्ट्र में पाया जाता है। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट, यानी कौन सा आयरन मिलता है तो हेमेटाइट मिलता है आर, फाउंड इन द फेमस वेलाडीला रेंज, यानी वेलाडीला रेंज है एक ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट अब छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ में एक हमें वेलाडीला रेंज देखने को मिलता है जहां पर हमारा क्या होता है कि हाई ग्रेड का हमें क्या देखने को मिलता है हेमेटाइट्स देखने को मिलता, मतलब देखने को क्या वहां पे मिलता है एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आता है हमारा बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकारू बेल्ट, फिर से बोलो बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकारू बेल्ट। अब ये कहाँ पे है तो इन कर्नाटका एज लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन और द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट, यानी आपके कर्नाटका में एक तो क्या हमारा कर्नाटका में कुद्रेमुख माइंस है, कुद्रेमुख वहां पे हिल्स है और उस हिल्स में हमारा चूंकि मैग आयरन और पाया जाता है इसलिए उसको कुद्रेमुख माइंस बोला जाता है। और आपके वो कहाँ स्थित है तो वेस्टर्न घाट में है। आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट, यानी हम लोग क्या करते हैं यहाँ से आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं यानी विदेशों में बेच देते हैं ताकि पैसा आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकारू बेल्ट। अब आते हैं हम लोग महाराष्ट्र गोवा बेल्ट पर। ठीक है, तो इंक्लूड द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी आपको बस ये याद रखना है कि महाराष्ट्र और गोवा में भी कुछ आयरन और मिलते हैं लेकिन जो इनकी क्वालिटी होती है वो क्या होता है अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती, लेकिन कैसी भी क्वालिटी की हो हमें तो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना ही है। ठीक है, और फिर हम लोग महाराष्ट्र गोवा से इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और मारमुगांव पोर्ट से क्या करते हैं इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी बेच देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मैग्नीज पे, जो हमारा दूसरा फेरस मिनरल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है वो क्या आपका मैग्नीज, पहला हो गया आयरन और दूसरा मैग्नीज। ठीक है, तो देखिए मैग्नीज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलॉय, यानी जो हमारा मैग्नीज होता है वो एक तो स्टील बनाने में इसका यूज होता है और फेरो मैग्नीज एलॉय, फेरो का मतलब कुछ हम लोग मैग्नीज मिलाते हैं और कुछ आयरन मिलाते हैं जिससे एक एलॉय बनता है उसको क्या बोलते हैं फेरो मैग्नीज एलॉय। तो आपको मैग्नीज के बारे में क्या याद रखना है कि मैम मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलॉय। ठीक है, हो गया नियरली, अब थोड़ा सा इसे समझना। ठीक है, नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील, यानी आपको क्या करना है 10 kg इज इक्वल टू 1 ton, क्या बनेगा
तो हमारा स्टील बनेगा। यानी 1 टन स्टील बनाने के लिए हमें कितना मैग्नीज चाहिए, तो 10 केजी मैग्नीज चाहिए। ठीक है, वही बात आपसे लिखा गया है। फिर बोला गया है कि यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, इंसेक्टिसाइड एंड पेंट्स। ठीक है, यानी जो हमारा मैग्नीज होता है उसको हम लोग पेंट्स बनाने में, पेंट्स, इंसेक्टिसाइड और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसके बारे में और एक बात याद रखना है कि 1 टन स्टील बनाने के लिए 10 केजी हमें क्या होनी चाहिए, मैग्नीज का रिक्वायरमेंट होता है। अब आगे देखते हैं, मैग्नीज के बाद हम लोग आ जाते हैं नॉन फेरस मिनरल्स पे। तो जब हमने आपको फेरस मिनरल्स स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको नॉन फेरस का बताया था कि इसकी क्वांटिटी क्या है हमारे इंडिया में, यानी रिजर्व क्या है, बहुत कम है, क्योंकि 3/4 पार्ट पे तो हमारा फेरस मिनरल्स था और बाकी जो बचा था उस पे नॉन फेरस था। ठीक है, तो देखिए India's reserve and production of non-ferrous minerals is not very satisfactory। यानी इंडिया में एक तो रिजर्व भी कम है और रिजर्व कम है तो इसका प्रोडक्शन में क्या है, कम है, तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ठीक है, these minerals which includes, यानी कौन कौन से फेरस नॉन फेरस मिनरल्स हैं, कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड play a vital role in a number of metrological engineering and electrical industries। ठीक है, तो आपके जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं, एक तो आपको मैंने बताया कि इसका रिजर्व भी कम है, रिजर्व कम है तो इसका प्रोडक्शन भी कम होगा। ठीक है, और फिर ये कौन कौन से होते हैं, कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सभी, सिल्वर भी आ जाएगा। और फिर ये क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में क्या होते हैं, ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कॉपर हो गया, कॉपर के बारे में आप देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। तो चूंकि हमारे यहाँ पे क्या है, इसका रिजर्व भी कम है तो इसलिए इसका प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो कॉपर के बारे में एक तो ये बात याद रखना है कि इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, अब बोला गया है कि बीइंग मैलिएबल, ductile and good conductor, copper is mainly used in electrical cables, electronics and chemical industries। यहाँ पे अब इसको समझना है कि being malleable, malleable का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप में आप चेंज कर सकते हो, तो चेंज कर सकते हैं तो उसको बोला जाता है मालिएबल, डक्टाइल। और ये क्या होता है, आपका गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर यानी इससे हीट और करंट क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से फ्लो कर सकता है। ठीक है, गुड कंडक्टर। कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसे याद रखना है। ये तो आपके कॉपर्स के क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए। अब हमें देखना है कि कॉपर्स कहाँ कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो देखिए, द बालाघाट माइंस इन एमपी, यानी बालाघाट माइंस जो कि एमपी में है, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। यानी एमपी हो गया और आपका खेतरी माइंस हो गया और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया। सिंहभूम कहाँ है, झारखंड में है, और खेतरी कहाँ है, राजस्थान में। अब इसे थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब कॉपर के बाद आ जाते हैं बॉक्साइट पर, जो कि हमारा नॉन फेरस मिनरल्स हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स विच रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट। यानी हमने क्या बोला कि जो आपका बॉक्साइट है वो कैसे फॉर्म्ड होता है, तो जो रॉक एल्यूमिनियम सिलिकेट से क्या होता है, रिच होता है, और जब उस रॉक का वेदरिंग होता है तो उस रॉक के वेदरिंग से हमारा क्या होता है, बॉक्साइट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है विच रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ठीक है, एल्यूमिनियम combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and ग्रेट मैलिएबिलिटी। ठीक है, यानी बताया गया है कि जो हमारा एल्युमिनियम है वो आयरन की तरह स्ट्रेंथ तो होता है, यानी क्या होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन जो हमारा एल्युमिनियम होता है वो क्या होता है, लाइट वेट का होता है, यानी हल्का होता है। इसलिए हम लोग प्लेन में क्या करते हैं, एल्युमिनियम का यूज करते हैं, क्योंकि प्लेन को क्या करना है, हवा में उड़ना है, और हवा में उड़ने के लिए उसका जो वेट होना चाहिए वो कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग की अगर बात करें तो ये आयरन की तरह ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेटू, यानी अमरकंटक प्लेटू में, और आपके मैकाल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन्स ऑफ बिलासपुर कटनी। बिलासपुर आपके छत्तीसगढ़ में है और कटनी कहाँ पे है, आपके
मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, आपके फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स का हमने क्या कर लिया, आपका कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें हम लोग कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और जो आपके कुछ ये नॉन मेटालिक मिनरल्स बचे हैं उसके बारे में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और ये कैसा लगा आपको सेशन, एक बार आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो सभी को थैंक यू, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।